तिब्बती औरतें अपने घरों में घोड़े क्यों पालती है और आधी रात को घोड़े के साथ तन्हाई में क्या करती है, यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। 22 साल की उम्र में मैं अपनी पत्नी के लाइलाज बीमारी के इलाज की तलाश में तिब्बत गया था। रात को मैं सो रहा था, तभी घोड़े की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। जब मैं उसके पास गया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मालकिन घोड़े के साथ मेरा नाम कमल है। 22 साल की उम्र में मैं तिब्बत की यात्रा पर निकल पड़ा। मैं एक किसान का बेटा हूँ और बिहार के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। जब मैं छोटा था तो मेरे पड़ोस में सीमा रहती थी, जो कि मेरे वही उम्र की थी। हमारे गांव में 5वीं तक स्कूल था, तो हम दोनों साथ ही स्कूल जाया करते थे। बचपन से ही हम दोनों के बीच में काफी गहरी दोस्ती थी, पर बड़े होते होते हम दोनों के बीच में मोहब्बत हो गई। बहुत कम उम्र से ही मैं खेतों में काम करने लगा था और 18 साल होते ना होते मैंने सीमा से शादी कर ली। पूरे गाँव के लोगों को हमारे मोहब्बत के बारे में पता है। मैं अपनी जान से भी ज्यादा उससे मोहब्बत करता था और उसकी हमेशा देखभाल किया करता था। सीमा भी मुझसे बहुत प्यार करती थी और मेरा बहुत ध्यान रखा करती थी। हम दोनों की जोड़ी एकदम राम सीता की जोड़ी थी। वो भी हमसे मिलता, कहता ऊपर वाले ने जोड़ी बनाकर भेजी है। देखते ही देखते हमें एक बेटा भी हो गया। मेरे माँ बाप बहुत खुश थे और बच्चे के साथ खूब खेला करते थे। ऐसे ही दिन बीतता गया और हमारी शादी को 4 साल हो गए। मेरी पत्नी दिन पर दिन दुबली होती जा रही थी। मैंने उसको अच्छे से खाना खिलाया, फिर भी न जाने क्यों वह कमजोर होती जा रही थी। धीरे धीरे मुझे चिंता सताने लगी, तो मैं उसे लेकर शहर के बड़े अस्पताल में पहुंचा। टेस्ट करवाने के बाद पता चला कि मेरी पत्नी को कैंसर है और वह 4थी स्टेज में है। डॉक्टर का कहना था कि अब उसके पास चंद महीने ही बचे हैं और यह बीमारी लाइलाज है। मेरे ऊपर तो मानो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा, पर मैं हार मानने वालों में से कहाँ। मैं अपनी पत्नी को लेकर अलग अलग शहरों में अस्पताल में गया ताकि उसकी बीमारी का इलाज ढूंढ सकूं, लेकिन सब जगह से मैं नाउम्मीद ही हुआ। एक दिन सीमा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि अब इस बीमारी का इलाज ढूंढना आप बंद कर दीजिए। जितना भी समय हमारे पास बचा हुआ है, क्यों ना उसे हम एक साथ हंसी खुशी बिताएं। मैंने कहा, सीमा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इस बीमारी का इलाज मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। मैं आयुर्वेद में अब इसका इलाज ढूंढने लगा। ऐसे ही एक बड़े वैद्यराज के पास गया और सारी रिपोर्ट्स उनको दिखाई। उन्होंने मुझसे कहा कि इस बीमारी का इलाज अब तक नहीं मिल पाया है, लेकिन मैंने सुना है कि तिब्बत के लोगों ने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। तुम्हारी पत्नी को बचाने का एक ही उपाय है कि तुम तिब्बत में जाओ और इस बीमारी का इलाज का पता लगाकर अपनी पत्नी को दवा खिलाओ। लेकिन वह लोग तुम्हें यह रहस्यमय दवाई इतनी आसानी से नहीं बताएंगे। तुम्हें पहले वहाँ पर रहकर उन लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा। बाहर के लोगों को तो वो अपने इलाके में घुसने भी नहीं देते हैं। रास्ता कठिन है, लेकिन अगर तुम उन लोगों का दिल जीत सको तो धीरे धीरे शायद वह लोग तुम्हें वह रहस्यमय दवा दे दे और तुम्हारी पत्नी पूरी तरीके से ठीक हो जाए। यह तुम्हारे प्यार का इम्तिहान होगा। मेरी पत्नी के पास और 6 महीने ही बचे हुए थे। मैंने उससे कहा कि मुझे इस बीमारी का इलाज शायद मिल गया है, पर उसके लिए मुझे तिब्बत जाना पड़ेगा। यह सुनकर उसका चेहरा बिल्कुल ही मुरझा गया। उसने कहा, आप इतनी दूर इस हालत में मुझे छोड़कर मत जाओ। सच्चाई तो यह है कि मेरे पास अब बहुत कम वक्त बचा हुआ है और मैं सारा वक्त आपके साथ बिताना चाहती हूँ। मैंने कहा, देखो, मैं हार नहीं मान सकता। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओ, जिसके लिए मुझे तिब्बत के गांव में जाना पड़ेगा और इस बीमारी का इलाज ढूंढना पड़ेगा। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और फिर हम अपने बच्चे के साथ बहुत ही अच्छी जिंदगी बिताएंगे। अगले ही दिन मैं तिब्बत जाने की पूरी तैयारी कर ली। मेरी पत्नी रोने लगी और मेरे गले लग गई। वह इस तरह से रो रही थी कि जैसे यह हमारी आखिरी मुलाकात हो। मैंने कहा, इस बीमारी से तुम हार नहीं मान सकती, तुम्हें लड़ना पड़ेगा। जल्दी ही मैं दवा लेकर आऊँगा और तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगी, लेकिन तुम्हें किसी भी हाल में हार नहीं मानना है, समझ गई ना। मैंने 2 फ़ोन खरीदा, एक उसे दिया और दूसरा अपने पास रखा। मैंने कहा, मैं तुमसे फ़ोन करके हर रोज़ बात करूँगा। उदास मन से मेरी पत्नी ने मुझे विदा कर दिया। फिर क्या था, मैं ट्रेन पकड़ ली और उसके बाद बस की मदद से मैं तिब्बत पहुँच गया और वैद्यराज ने जिस गांव का नाम बताया था वहाँ तक पहुँच गया। सिद्धार्थ नाम के वहाँ एक नामी वैद्य थे। वैद्यराज ने कहा था कि तुम उन्हीं के पास काम ढूंढ लेना, उनसे तुम्हें बहुत कुछ दवा के बारे में पता
लगेगा। उनके पास ढेर सारे खेत है और बहुत सारी औषधि उनके खेतों में होती है, पर वह आसानी से तुम्हें काम पर नहीं रखेंगे। तुम्हें तो वह अपने इलाके में घुसने तक नहीं देंगे। वैद्यराज सिद्धार्थ के पास मैं पहुंच गया और आसपास के छोटे मोटे काम करने लगा। मैंने देखा उनकी पत्नी एक काले घोड़े के साथ वक्त बिताया करती थी और घोड़े से काफ़ी मोहब्बत करती थी। एक दिन उसकी पत्नी घोड़े के साथ कहीं बाजार गई। अचानक ही घोड़ा बेकाबू हो गया और भागने लगा। उसकी पत्नी के चेहरे में परेशानी साफ नजर आने लगी। मौके का फायदा उठाकर मैं भी घोड़े के पीछे पीछे दौड़ने लगा। घोड़ा खुले मैदान की ओर भागने लगा। मैं भी भागते भागते किसी तरीके से उसे पकड़ा और उसे प्यार से शांत किया। फिर मैं सिद्धार्थ की पत्नी के पास गया और उन्हें घोड़ा सौंप दिया। वह मेरी तरफ बहुत ही अचरज से देख रही थी। कहा, तुम कौन हो? तुम्हें तो यहाँ कभी भी नहीं देखा। मैंने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, मेरा नाम कमल है। मैं बिहार के एक गांव से आया हूँ। दरअसल मैं एक किसान हूँ। इस साल अच्छी खेती नहीं हुई, इसी वजह से मैं काम की तलाश में यहाँ आया हूँ। इस पर उसने कहा, हमारे घर में हम किसी को काम के लिए ढूंढ रहे हैं, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ काम कर सकते हो। मैं बहुत खुश हो गया और हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद किया और उनके घर पर आ गया। उन्होंने रहने के लिए मुझे एक छोटा सा घर दिया और खेतों में मुझे काम समझा दिया। जब उनके पति सिद्धार्थ आए तो उन्होंने अपने पति को बताया कि कैसे मैं बहादुरी से उनके घोड़े को काबू में किया। सिद्धार्थ मेरे पास आए और कहा, अच्छा ही हुआ तुम यहाँ आ गए, हमें काम के लिए किसी की ज़रूरत थी। दरअसल मैं अक्सर भारत और चीन का दौरा करता रहता हूँ और दवाइयाँ बेचने के लिए जाता हूँ। मेरी पत्नी और बेटा अकेले ही रह जाते हैं। मेरा बेटा बीमार रहता है। खेतों की जिम्मेदारी पत्नी पर आ जाती है। अब से तुम हमारे खेतों और घर की सारी जिम्मेदारी उठा लो। मैंने कहा, मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ काम करूँगा मालिक। बिहार में हमारे ढेर सारे खेत हैं, हम अपने खेतों में मजदूर लगाकर रखते हैं और आज अपनी पत्नी के इलाज के लिए मुझे यहाँ मजदूर बनना पड़ रहा है। मैंने सीमा को फ़ोन करके सारी बातें बता दी। सीमा बोली कि मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप मेरे पास आ जाओ। इलाज के पीछे भागने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलिए ना, हम दोनों यह वक्त साथ में बिताएं। मैं इसमें सीमा को हमेशा यही समझाता था कि तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी, तुम्हें तुम्हारे दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। वैद्यराज सिद्धार्थ अब धीरे धीरे मुझे हर दवाइयों के बारे में बताने लगे। मैं खूब मेहनत से काम करता, उनकी और मालकिन की खूब सेवा करता, जिससे मैं धीरे धीरे उनका दिल जीतता जा रहा था। मुझे तरह तरह की जड़ी बूटियों और उनके उपकारों के बारे में पता चलता जा रहा था और मैं अच्छे से अपने दिमाग में उस इलाज को भर लेता। उनका बेटा 10 साल का था, बहुत प्यारा था, पर न जाने क्या बीमारी थी उसको। मालिक अक्सर महीने में 15 दिन बाहर ही रहा करते थे। कभी वह भारत का दौरा करते तो कभी वह चीन का दौरा करते और वह 15 दिन मैं और मालकिन ही साथ रह जाते थे। मालकिन अपने घोड़े से बहुत मोहब्बत करती थी और उसके साथ बहुत वक्त बिताया करती थी। मुझे यह बात बिल्कुल भी अजीब नहीं लगी, क्योंकि कई लोग जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। पर एक रात मैं सो रहा था और घोड़े की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। उस वक्त मालिक घर पर नहीं थे। मैंने सोचा देखकर आता हूँ, आखिर घोड़े को क्या हो गया, वह इस तरह से आवाज़ क्यों निकाल रहा है। मालकिन के घोड़े की देखभाल की जिम्मेदारी मेरी नहीं थी, वह खुद ही अपने घोड़े की देखभाल करती थी। पर एक जानवर का इस तरह से आवाज़ निकालना मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था, जिस वजह से मैं उसे देखने गया था। जब मैं उसके पास गया तो वहाँ का नज़ारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मालकिन उस घोड़े के साथ अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। उन दोनों को साथ देखकर मैं अपने कमरे में आ गया, पर काफ़ी देर तक घोड़े की उस तरह की आवाज़ आती रही। सुबह होते ही मैं अपने काम पर लगा रहा। रात को मैं सो गया, लेकिन अचानक ही घोड़े की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। घोड़ा फिर से बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ निकाल रहा था। बाहर ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी। मुझे लगा यह घोड़ा क्यों परेशान हो रहा है, देख कर आता हूँ। मैं घोड़े के अस्तबल में पहुँचा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं वहाँ जो नज़ारा देखा मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। मालकिन ने एक कपड़ा साड़ी की तरह बदन में लपेटा हुआ था, ब्लाउज वगैरह कुछ भी नहीं पहना था और वह घोड़ा अपने जीभ से मालकिन के बदन को चाट रहा था। मालकिन ने साड़ी का पल्लू हटाया तो घोड़ा उनके पेट को भी चाटने लगा। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर यह दोनों
तन्हाई में क्या कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद मैंने जो देखा मुझसे देखा नहीं गया और मैं वहाँ से अपने कमरे में चला गया। आखिर मालकिन ऐसा कर कैसे सकती है? एक जानवर के साथ इस तरह की हरकतें कौन करता है? मेरे दिल की धड़कन मानो इतनी तेज हो गई कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं अपनी पत्नी को छोड़कर इतनी दूर उसके इलाज के लिए आया हूँ और यहाँ मैं आज जो कुछ भी देखा, मालकिन घोड़े के साथ जो कुछ भी कर रही थी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी मेरा ध्यान सीमा की ओर गया। मेरी गैर मौजूदगी में सीमा भी तो इसी तरह तन्हा रहती होगी। आखिर वह अपनी तन्हाई कैसे दूर करती होगी? मालकिन ने तो अपनी तन्हाई दूर करने का बहुत ही अजीब तरीका निकाल लिया। अगले दिन मैंने देखा मालकिन घोड़े के साथ ही वक्त गुजार रही थी, उसकी साफ सफाई कर रही थी और काफ़ी मोहब्बत से उसकी पीठ थपथपा रही थी। रात को मैंने जो कुछ भी देखा, मालकिन के साथ नज़रें मिलाने में भी मुझे संकोच हो रहा था। पर अब हर रोज़ ऐसा चलने लगा। जब मालिक आ जाते तो मालकिन की यह हरकतें बंद हो जाती और उनके जाते ही वह यह सब फिर से शुरू कर देती। उनका बेटा कभी कभी बाहर आता और मुझसे बात करता तो मुझे अपने बच्चे और बीमार पत्नी की याद आ जाती। मालकिन की इन हरकतों के बारे में मालिक को बता देना चाहिए, पर मैं अपनी पत्नी सीमा के इलाज के लिए यहाँ आया हूँ। अगर मैं उनसे ऐसी कोई भी बात कर दी और गुस्से में मुझे काम से निकाल दे तो मेरे पास तो इन बातों का कोई सबूत भी नहीं है। मालकिन अगर इन बातों से मुकर गई तो इसी डर से इस राज को मैंने अपने दिल पर दबा दिया। अगर मेरी पत्नी की जिंदगी का सवाल नहीं होता तो शायद मालिक को मैं सारा सच बता देता। ऐसे ही महीने बीतते चले गए और मालिक का विश्वास मेरे ऊपर बढ़ता चला गया। सिद्धार्थ अब मुझे दवाइयाँ बनाना भी सिखाने लगे। जब भी वह घर पर रहते तो वह मुझे दिखाया करते थे कि किस तरह से अलग अलग बीमारियों की दवाइयाँ बनाई जाती है। अब मैं काफ़ी कुछ सीख गया था, पर जिस बीमारी के इलाज के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ उस बीमारी की दवाइयों के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैं इसी उम्मीद से उन लोगों की खातिरदारी करता था कि एक न एक दिन कैंसर की बीमारी का इलाज मैं पता लगवा लूँगा और मेरी पत्नी सीमा पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। मैं हर रोज़ सीमा से फ़ोन पर बात करता, उसे यहाँ की हर एक बात बताता। वह भी मुझे गांव की और अपने बच्चे की, मेरे माता पिता की हर एक बात बताती थी। मेरे माता पिता ने बच्चे और सीमा का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था, पर वो अक्सर यही बात करती थी कि इलाज के पीछे भागना बंद कर दीजिए, मेरा वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, प्यार करना चाहती हूँ, आप यहाँ वापस आ जाइए। मैंने अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया है और इस बुरे वक्त में आप मेरे साथ रहिए। मेरी आंखों से आंसू आ जाते थे। हम फ़ोन पर कभी कभी बहुत रोया करते थे। वह मुझे बताती कि किस तरह से वह दर्द सह रही है और मैं यहाँ तिब्बत में उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे ही 5 महीने बीत गए। शायद मेरी पत्नी के पास अब बहुत कम वक्त बचा है। मैंने अब सोच लिया कि मैं मालिक को सारा सच बता दूंगा। यही एक तरीका है मालिक के विश्वास जीतने का। शायद वह इसके बदले में मुझे कैंसर का इलाज बता दे। एक रात मैं घोड़े की आवाज़ से अस्तबल में गया तो मालकिन की हरकतों को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कभी भी मैं पूरी हरकतें नहीं देख पाया। वह घोड़े की टांगों के बीच में बैठ गई और उसके बाद उसने जो किया, मैं ऐसे देखकर थर थर कांपने लगा। मैं बिल्कुल ही पसीने में भीग गया और दौड़ता हुआ अपने क्वार्टर में पहुंच गया। मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थी। आखिर उसे इन सब चीज़ों से कैसे सुख मिलता है? अब मैं मालिक के आने का इंतज़ार करने लगा। वह आकर जब मेरे साथ दवाइयाँ बना रहे थे और मुझे यहाँ के बारे में पूछ रहे थे तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी। यह सुनकर तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उनको तो मानो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा, मालिक, मैंने आपका नमक खाया है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। अगर आप चाहे तो अपनी आंखों से खुद देख लेना। उस दिन मालिक ने मालकिन से कहा कि मुझे कुछ ज़रूरी काम से दूसरे शहर जाना है। मालकिन थोड़ी उदास हुई और उसके बाद कहा, ठीक है, आप जल्दी वापस आ जाना। उनके चेहरे में एक अकेलेपन का भाव था। शायद अपनी पति के जाने के बाद वह इतना अकेला महसूस करती है कि यह सब हरकतें करती है। मालिक उस वक्त तो निकल गए, लेकिन रात के अंधेरे में चुपके से मेरे क्वार्टर में आ गए। मुझे समझ आ गया कि मालिक यह सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। रात को जब घोड़े की आवाज़ आई तो वह अस्तबल में पहुंच गए और अपनी पत्नी की हरकतों को देखकर उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनकी पत्नी घोड़े के साथ यह सब चीज कर रही है। उसने घोड़े के पदार्थ एक मिट्टी के घड़े में इकट्ठा किया। तभी मालिक और मैं मालकिन के पास पहुंच गए।
हमें सामने देखकर मालकिन का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया और वह डर के मारे कांपने लगी। मालिक ने कहा, तुम यह सब क्या कर रही हो घोड़े के साथ? उसने कहा, आपने जो कुछ भी देखा और जो कुछ भी समझ रहे हो वह गलत है। दरअसल घोड़े के पदार्थ से और कुछ जड़ी बूटियाँ मिलाकर मैं अपने बेटे के लिए औषधि बना रही हूँ। इस पर मालिक बोले कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है। मालकिन ने कहा, लेकिन डॉक्टर ने उसे 6 महीने का वक्त दिया था और वह 8वें महीने तक भी जिंदा है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी औषधि काम करेगी। मालकिन कैंसर की औषधि बनाती है? वह घोड़े के साथ यह हरकतें औषधि बनाने के लिए करती है? आखिर घोड़े के पदार्थ के साथ वह कौन सी जड़ी बूटी मिलाती है? मालकिन का बेटा अब तक जीवित है। इसका मतलब यह हुआ कि यह दवाई मुझे मिल जाए तो मैं सीमा का भी इलाज कर सकता हूँ। मैं यह सब देखकर रोने लगा और उन लोगों से माफ़ी मांगने लगा। मैंने कहा, मालिक, मैं मूर्ख इंसान हूँ, मुझे यह समझ नहीं आया। दरअसल मेरी पत्नी को भी कैंसर है और मैं यहाँ उसी के इलाज के तलाश में तिब्बत आया था। मैं कोई ऐसी औषधि चाहता हूँ जिससे मैं अपनी पत्नी को दर्द से मुक्ति दिला सकूँ। सिद्धार्थ ने कहा, मुझे तो इसका कोई भी औषधि बनाने का तरीका नहीं मालूम है, पर मालकिन ने कहा कि मेरे पास इसका तरीका है। मेरा बेटा भी कैंसर से पीड़ित है। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ कमल। मैं एक घड़े में भरकर इसकी औषधि तुम्हें दे दूंगी। तुम अपने गांव चले जाओ और अपनी पत्नी का इलाज करो। मैं बहुत खुश हो गया। ईश्वर ने मेरी सुन ली थी। अगले ही दिन मैं वह औषधि घड़े में भरकर और कुछ तिब्बती फूल लेकर अपने गाँव की ओर चल पड़ा। मेरे अंदर खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने सीमा को कॉल करके कह दिया था कि मैं आ रहा हूँ, तुम्हारी बीमारी का इलाज मुझे मिल गया है। वह काफ़ी बीमार थी। जितनी जल्दी हो सके मैं अपने गांव पहुंचा। मैंने देखा घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। सीमा के मायके वाले भी वहीं खड़े थे और गांव वाले भी। वहां का माहौल मुझे कुछ सही नहीं लगा। मैं दौड़ता हुआ अपनी पत्नी के कमरे में घुसा। मेरी पत्नी बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं उसके पास गया और उसे उठाने लगा, पर वह अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। मेरा बेटा पास में ही बैठे रो रहा था। तभी मेरी माँ कमरे में आई और कही, तूने बहुत देर कर दी है बेटा। सीमा मरने से पहले तुझे एक बार देखना चाहती थी। उसने तेरे लिए एक चिट्ठी छोड़ी है। कांपते हाथों से जब मैं वह चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा हुआ था, मैं अपने आखिरी दिन आपके साथ बिताना चाहती थी, पर आप इलाज के पीछे भागते रहे और मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी महीने अकेलेपन में ही गुजार दिया। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और हमारी मोहब्बत हमेशा जिंदा रहेगी। मेरे हाथ से मिट्टी का वह घड़ा गिर गया और दवाइयाँ चारों ओर बिखर गई। तिब्बती फूल भी बिखर गए। मैं रोने लगा। यह क्या कर दिया मैंने? आखिरी वक्त में मैं उसे देख तक नहीं पाया और उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी भी नहीं कर पाया। अब वह ज़िंदगी मुझे अकेले ही बितानी पड़ेगी। दोस्तों, कैंसर से पीड़ित व्यक्तियों और उनके परिवार वाले बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं। कई लोग तो इस बीमारी को जीत लेते हैं और कई लोग इस बीमारी से लड़ते हुए अपने प्राण त्याग देते हैं। हमें ऐसे पीड़ित लोगों को हिम्मत देनी चाहिए और ऐसे समय में सब लोग एक साथ मिलकर इससे लड़ना चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।